Welcome, dost. Now I am going to cover the prerequisite for physics. The prerequisite courses are vectors and the basic mathematical tools. Without these things, we can't proceed in the physics. You must know these things. Okay. The language of the communication in this course is entirely 90% of the time I will speak Hindi. अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो अभी हिंदी में इसको अच्छे से हम देखेंगे. Of course, notation and all the definitions will be come in English only. अच्छा, I am going to cover entire textbook or theory from S.C. Burma. तो S.C. Burma को हम लोग फॉलो करेंगे, लाइन बाय लाइन ही थोड़ा सा समझाने के लिए करेंगे. The examples and the questions we'll going to solve from S.C. Burma. और इसके अलावा it is very optimal course. Optimal, you know, optimal means अगर आप कम टाइम में मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये बेस्ट है. सो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर्स. इसको मैं थोड़ा सा हल्का छोटा करता हूं और शुरू करते हैं वेक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स? ठीक है. बिफोर, अच्छा एक और बात, हम पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं. तो वेक्टर यहाँ क्लास 12 के मैथ्स में भी है, पूरा वेक्टर इन 3D. तो आप पूरा डिटेल में पीएचडी करना, हम बस देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है. अगर हमारा एप्लीकेशन जितना हो रहा है फिजिक्स में उतना हम कवर कर लें तो हमारा काम बन जाएगा. ठीक है. तो बस एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको पढ़ेंगे. तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा. जल्दी जल्दी कवर इसीलिए हो पाएगा ना, नहीं तो सदियां बीत जाएंगी. चलिए, तो बिफोर वी स्टार्ट वेक्टर्स, अभी मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं. पहले बताता हूं कि लेट्स से हमारे पास, आपने फोर्स का नाम सुना होगा. ठीक है. फोर्स बहुत ही जनरल चीज है. अगर आपने 10th किया हुआ है तो आपको फोर्स के बारे में पता है कि फोर्स बेसिकली क्या होता है, कि which tries to change the shape, orientation or the motion of the any object. तो कुछ चेंज करने का प्रयास करता है फोर्स. और हम ये भी जानते हैं एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है फोर्स. ठीक है. F बराबर है में हमने देखा था. थोड़ा सा बेसिक्स है, इसको तो लेना ही पड़ेगा. तो अच्छा, फोर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको है, आई होप कि होगा. हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास था और हमने उस पर लगा दिया फोर्स 10 न्यूटन का. फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में. ठीक है. एक दूसरा बगल से एक आदमी आया, उसने भी लगा दिया फोर्स बगल से 10 न्यूटन का. अब इस बात को समझिए, हमने लगाया इस साइड डायरेक्शन में, उस पर लगाया इधर, डायरेक्शन अपोजिट है. क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ? क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा. ऑब्वियसली दोनों तरफ फोर्स इक्वल है, तो जितने जोर से वो धकेल रहा है उतना जोर से इधर भी धकेल रहे हैं, तो फिर इसके बाद मोशन जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कैंसिल कर देगा एक दूसरे को. बहुत बढ़िया. ये तो हमारे पास केस 1 हो गया. केस 2 पे आ जाओ. सेम फोर्स हमने क्या किया इस बार, 10 न्यूटन से धकेल रहे थे हम भी. दोस्त जो हमारा था, जो उस साइड से धकेल रहा था, उसको अकल आ गई. उसने कहा कि यार मैं भी धकेलूंगा तुम्हारे ही साथ. दोनों मिल के धकेल रहे हैं. अब बताओ क्या होगा. अब ये ब्लॉक का मोशन स्टार्ट हो जाएगा. ये ब्लॉक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. अब कैसे क्या होगा भविष्य के गर्भ में, ये सब नहीं जानता हूं मैं. इतना बस पता है मुझे कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो मोशन यहाँ पे होगा. यहाँ मोशन हो रहा था क्या? यहाँ मोशन नहीं हो रहा था. ठीक है. अब देखो इसको मैं कैसे मैनिपुलेट करता हूँ चीजों को. देखो, आप इस चीज को, जो पहला हमारे पास केस है, उसके बारे में कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था. 10 न्यूटन दाएं, 10 न्यूटन बाएं. कह सकते हैं ना. कोई जाके कहेगा बाहर में, कह रहे यार वहां पे तो एक आदमी 10 न्यूटन लगा रहा था, एक आदमी और 10 न्यूटन लगा रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट तो बेचारा 20 न्यूटन फोर्स
फील कर रहा था, लेकिन मोशन तो हो ही नहीं रहा है, फिर भी मोशन नहीं हो रहा था। तो सेम केस, सेम आदमी जाके कहानी सुनाएगा कि अरे यार सेम जैसा हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है 10 न्यूटन फोर्स इस पे हम लगा रहे थे, लेकिन इसके कैसे मोशन हो रहा था। मतलब 20 न्यूटन सेकंड केस में लगा तो मोशन हो गया, और पहले केस में अगर 20 न्यूटन लगा तो मोशन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अलग अलग था भैया, डायरेक्शन अलग अलग था इसका। तो आपको डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा। ये अगर डायरेक्शन हम नहीं मेजर करें, डायरेक्शन के हिसाब से ना चलें, तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं। फोर्स के बारे में तो आप जानते हैं। तो फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जिसको अगर आप कहेंगे कि अगर मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो किधर अप्लाई किया, इसके बाद ही आप पूरा उसका जो है सिग्निफिकेंस समझ पाओगे। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको कि फोर्स को बताना अगर है आपको, तो मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, और साथ साथ डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तभी आप पूरी तरह से उसको एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो, उसका एनालिसिस, उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो क्या यही इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी? बेसिकली यही वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा क्वांटिटी जिसको बस मैग्नीट्यूड से आप नहीं पता कर सकते हो उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी का हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस प्लस डायरेक्शन भी होता ही है। सो तो मैग्नीट्यूड, फिर से लिखता हूं, प्लस डायरेक्शन दोनों होता है इसमें। तो ऐसा, तो वेक्टर के अलावा भी कुछ और होता है क्या? बिल्कुल, स्केलर होता है भाई, जिसमें बस मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। जैसे कि आप गए अपना वेट मेजर करने, माँ वैसे तो मास, चलिए मास आपने अपना मेजर किया विद द हेल्प ऑफ वेट। थोड़ा फिजिक्स का लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ही सावधानी से बोलना पड़ता है, वेट मास। तो मास आपका आया, मान के चलो 40 kg का, और आप इस मशीन, आप जानते हैं ना इस तरह का मशीन होता है लगा हुआ, इस पे आप खड़े होके मेजर करते हैं। ठीक है, आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इधर देखो, अगर मान के चलो आप इस साइड देख रहे हो या इस साइड घूम, मतलब आपका डायरेक्शन इधर है, तो भी 40 kg आएगा। आप घूम जाओ थोड़ा इस पे, इसी चीज ऑब्जेक्ट पे आप क्या करो, इस बार घूम गए, अभी उधर है, इधर भी मुंह नहीं बनाया मैंने, इसका बाल है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट अभी उधर देख रहा है, तो भी 40 kg आएगा। क्या ये 40 kg डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? ना, ये तो भाई किसी भी तरीके से घूम जाओ कहीं भी, तो विदाउट डायरेक्शन को दिमाग में रखे हम कह सकते हैं कि 40 kg हर केस में होगा। बहुत बढ़िया। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए क्या? ना। तो मास क्या है? बेसिकली ऐसा क्वांटिटी है जिसको कि हम डिफाइन कर सकते हैं विथ ओनली मैग्नीट्यूड से। इसी को तो बोलते हैं स्केलर, इसको बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है जिनको कि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करेंगे, बस मैग्नीट्यूड से डिफाइन, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां तक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा है। ठीक, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अब तो वेक्टर के बारे में आपको आइडिया चल गया ना, पता चल गया कि बेसिकली वेक्टर होता क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो उसका नोशन या आप उसको देखा, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो अगला पॉइंट लिखता हूं, वेक्टर्स आर डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं इसको?
पुटिंग एन एरो ओवर द सिंबल्स। देखो ये डायरेक्ट एससी वर्मा का लाइन मैंने चेप दिया है आपके साथ, एससी वर्मा में लिखा हुआ है वैसे। मतलब कैसा है, ये वेक्टर कहीं दिखे तो इसका मतलब है कि उसके सर पे ये लगाओ, एक एरो लगाओ, सिंपल ये है वेक्टर है, दिख गया ऐसे तो डिनोट तो करना पड़ेगा ना अलग अलग ढंग से भाई, तभी तो पता चलेगा हमको कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है ना। पता चलता है ना कि हम लोग को देखते क्या रहे वो तो इंसान है, तो ऐसे ही आपको दिख के ले जा रहे ये तो वेक्टर है, क्यों, क्योंकि उसके चेहरे पे उसके सर पे एक एरो बना हुआ है। और भी तरीके हैं वैसे, आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर पे कुछ होना जरूर चाहिए बिल्कुल भाई। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने टाइम पे हम लोग करते हैं ऐसे एक ऊपर ऐसे टोपी छोटी सी पहना देते हैं उसको। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, हम लोग बेसिकली 90% ऑफ द टाइम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा हमारे इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। वेक्टर्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़ा है ना, आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है इसको। लेट्स से कि हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इस एक्सिस पे, ये एक्स है ये वाई है, आप कुछ मत करो, आप एक सिंपली आप एक लेट्स से कि मैं एक लाइन बना रहा हूँ, जो लाइन मैंने बनाया है ये है एक वेक्टर, इसका नाम आप रख दो ऊपर की तरफ ए वेक्टर। ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हेड, एरो वाला पॉइंट, और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, हेड पता चल गया। तो कहीं भी वेक्टर अगर आप इस लाइन की तरह आप बना होगा तो आप हेड और टेल से पता कर सकते हो। ये जो लेंथ है इसका, ये जो लेंथ है बेसिकली, ये लेंथ जो दिख रहा है आपको, ये जो लेंथ दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मॉड ए से। मॉड ए से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको आ गया, मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, लेंथ जो है वही मैग्नीट्यूड है उसका, हेड क्या है टेल क्या है समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ मुझे सिंपली, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, डायरेक्शन कैसे बताएंगे इसका वेक्टर का। अरे भाई जो डायरेक्शन है बेसिकली, अभी के इस केस में हम लोग ये जो एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस से, अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको अगले केस में तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, बहुत ही सिंपल। देखो अभी तो थोड़ा ऊपर बनाया था, अभी मैं क्या करता हूँ उसको वेक्टर को, सेम वेक्टर हमारे पास है, इसको मैंने इस बार, ये एक्स है ये वाई है और ये वेक्टर ए है। आपको पता है लेंथ कितना है इसका, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड जो होता है वही लेंथ होता है इसका। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगा, देखो डायरेक्शन मेजर करने के लिए आप कहेंगे कि ये इधर जा रहा है, इधर 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 मतलब किधर भैया, कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो है हमारे पास उसको फॉलो करते हैं। ये जो एंगल है हमारे पास थीटा, जो एंगल थीटा है उसको हम लोग कहते हैं कि ये थीटा एंगल पे जा रहा है वेक्टर एक्स एक्सिस से। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड द एक्स एक्सिस। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड एक्स एक्सिस, ठीक है।
तो अभी के लिए आप बस इतना अगर समझ लो तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा। बस एक छोटा सा टॉपिक और हम आगे करके इंट्रोडक्शन देके इसको समाप्त करेंगे। बहुत छोटा छोटा हम लोग वीडियो सीरीज लाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप थीटा समझ गए, सब कुछ समझ गए। अच्छा, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल आई होप कि आपने पढ़ा होगा इसको। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है, वो होता है 90, ए बी और सी, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो 90 के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते हैं। अगर मान के चलो मैं इसको बोलता हूँ थीटा, तो थीटा के सामने जो एंगल है वो है ए बी, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ठीक है, ये आप जानते हैं। और आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। ये सब जानते हैं आप। तो साइन कॉस टेन के बारे में तो आपको पता ही होगा बेसिक। फिर भी मैं इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कर लिया हमने रिकॉल। अब आ जाओ वेक्टर वाले खेल पे। फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, फिर से हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। फिर से हमारे पास वेक्टर है। मुझे एक बार सिंपल सोच के बताओ, अगर मैं इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दूं, ये मॉड ए है, ये लेंथ तो कितना है मॉड ए, ये थीटा है, और आपसे मैं इतना बोलूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल भाई गलती से बना दिया मैंने। गलती से तो नहीं बनाया, जानबूझ के बनाया हूं। अभी पता चलेगा इसका सिग्निफिकेंट क्या है। देखो, तो ये एक्स में कुछ डिस्टेंस है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो बेसिकली ये वाई में कुछ डिस्टेंस है। तो अगर आपसे मैं पूछूं, इसको बोलता हूं मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और इसको बोलता हूं मैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्यों बोलता हूं ऐसा, आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मुझे बताओ आप कि अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? साइन थीटा बराबर पी बाई एच वाई अपॉन मॉड ए। लेंथ तो मॉड ए ही है ना एच की। एच तो ये है ना भैया मॉड ए। कॉस थीटा बराबर बी अपॉन मॉड ए। तो अगर आपको मैं सिंपली कह दूं कि अगर आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है कि अगर इफ वी हैव मॉड ए एंड थीटा इज गिवन, तो फिर आप क्या x और y निकाल सकते हो क्या? x बराबर हमारे पास क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा, और y बराबर क्या होगा, मॉड ए साइन थीटा। ये बस याद रखना है, इसको जिंदगी भर के लिए आज से इसको याद रखना कि ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, मॉड ए कॉस थीटा। ये एक्चुअली यहाँ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये बराबर ये तो है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल बराबर है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉड ए साइन थीटा लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मॉड ए कॉस थीटा। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया चला होगा। इसको रिवीजन करना, इसी वर्मा से देखना, और हम लोग जल्द ही इसको एडिशन ऑफ फैक्टर और इक्वलिटी ऑफ फैक्टर पे आएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन इसी वर्मा से नहीं, एग्जांपल्स के लिए बेसिकली हम लोग इसको फॉलो करेंगे। और चलिए इतना ही रहेगा अभी के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।